उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। किंग ने बड़बड़ाते हुए कहा और सर घुमाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ऊपर किनारे पर उसे जब कोई आदमी या किसी आदमी का साया तक नजर ना आया तो वो कदम बढ़ाता हुआ एक साइड पर बढ़ने लगा जिधर ऐसी शिकस्ता चट्टानें थी कि उन्हें पकड़ पकड़ कर वो ऊपर चढ़ सकता था। फिर उसने ऊपर की तरफ चढ़ाई का आगाज कर दिया। चढ़ाई खासी सख्त थी और उससे पत्थरों पर फिसलने और गिरने का खतरा लाहक था, इसलिए वो इंतहाई एहतियात और आहिस्तगी से कदम ब कदम ऊपर चढ़ रहा था। काफी तवील जदोजहद के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जो थी तो गहराई में लेकिन बहरहाल किसी हद तक चौड़ी और मुस्ता थी। वो कुछ देर वहां लेटकर सांस बराबर करता रहा और फिर उठने ही लगा था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी, तो वो तेजी से उठकर एक चट्टान की ओट में दुबक किया। फिर उसने एक आदमी को नीचे गहराई में झांकते हुए देखा। वो कुछ फासले पर और काफी बुलंदी पर था और उसने अपने कांधे पर भी किसी बेहिस्सो हरकत जिस्म को उठाया हुआ था। फिर इस आदमी ने मुड़कर इधर उधर देखा तो चट्टान की ओट में छुपा हुआ किंग बेइख्तियार चौंक पड़ा। कदोकामत से वो आदमी को पहचान गया था। ये वही था जिसने उसके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करके बेकार कर दिया था, वही था जिसने उसको गहराई में धकेल दिया था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था, वरना उसके मरने में कोई कसर बाकी ना रही थी। शायद ये आदमी भी उसे छोड़कर इसलिए आगे चला गया था कि वो उसे मुर्दा समझा होगा और किसी मुर्दा आदमी के लिए उसकी कदर गहराई में उतरने की कोशिश ना की होगी। उसे देखकर किंग के सहन में नफरत का लावा सा उबलने लगा। वो आदमी चंद लम्हों बाद मुड़ा और उसकी नजरों से गायब हो गया। किंग तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसने गहराई के सिरे पर जाकर जैसे ही सर ऊपर किया उसे कुछ फासले पर वो आदमी जाता दिखाई दिया। उसकी पुश्त किंग की तरफ थी। किंग के पास कोई असलाह तो ना था, लेकिन बहरहाल वहां पत्थर मौजूद थे। उसने कदरे बड़ा सा पत्थर उठाया, तेजी से उछलकर ऊपर चढ़ाया। दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और बड़ा सा पत्थर राइफल से निकलने वाली गोली की तरह उड़ता हुआ इस आदमी की पुश्त से पूरी कुव्वत से टकराया और वो आदमी चीखता हुआ कंधे पर लदे हुए आदमी समेत मुंह के बल नीचे जा गिरा। किंग ने झुककर दूसरा पत्थर उठाया ही था कि उसने महसूस किया कि दोनों आदमी बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। इसने पत्थर हाथ में रखा और आगे बढ़ता चला गया। उसने फैसला कर लिया था कि करीब जाकर वो इस पत्थर से इस आदमी का सर कुचलकर इसका खात्मा कर देगा। चनाचा करीब जाकर उसने जब एक हाथ से मुंह के बल औंधे पड़े हुए आदमी को उल्टा तो उसके चेहरे पर तनसिया मुस्कुराहट बिखर गई। इस आदमी की नाक और चेहरा गिरते हुए किसी पत्थर से टकराया था, इसलिए उसका चेहरा खून आलूद हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और वो बेहोश पड़ा था। किंग ने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर एक तरफ फेंका और झुककर एक बड़ी सी चट्टान दोनों हाथों में उठा ली। मैं तुम्हारे जिस्म का कीमा कर दूंगा। किंग ने चट्टानुमा पत्थर दोनों हाथों में उठाकर सर के ऊपर ले जाते हुए बड़बड़ाकर कहा, लेकिन फिर उससे पहले कि वो चट्टानुमा भारी पत्थर उस बेहोश आदमी पर मारता, अचानक उससे आगे बेहोश पड़े हुए इस आदमी की करहा सुनाई दी, जिससे पहले आदमी ने कांधे में उठाया था। करहा की आवाज सुनते ही किंग तेजी से इस आदमी की तरफ घुमा ही था कि अचानक एक पत्थर उड़ता हुआ उसके सीने से टकराया और किंग चूंकि भारी पत्थर दोनों हाथों में सर से उठाया हुआ था, इसलिए पत्थर लगते ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकता और पत्थर समेत पुश्त के बल नीचे गिरता चला गया। ये तो शुक्र था कि उसने भारी पत्थर को सर से काफी ऊपर उठाया हुआ था और नीचे गिरते हुए वो पत्थर उसके सर से कुछ दूर जा गिरा, और ना तो ये भारी पत्थर उसके अपने सर पर गिरता और जाहिर है उसका सर और चेहरे का कीमा बन जाता। अचानक नीचे गिरते हुए उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से इस बेहोश आदमी के पहलुओं में लगे और वो आदमी दोनों पैरों की सरब खाकर उछलकर 1-1.5 फुट दूर जा गिरा। किंग ने नीचे गिरते ही तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक नीचे गिरने की वजह से उसका सर पूरी कुव्वत से सख्त जमीन से टकराया, इसलिए कुछ लम्हों के लिए उसका जहन झुनझुना सा रह गया। लेकिन उसी लम्हे किंग को एहसास हुआ कि जिसे उसने पत्थर मारकर कुचलने की कोशिश की थी और जो उसके गिरते हुए पैरों की सरब खाकर उछलकर 1-1.5 फुट दूर जा गिरा था, वो तेजी से उठ रहा तो उसका जिस्म भी तेजी से सिमटा और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे उसने इस आदमी को भी उठकर खड़े होते हुए देखा। इस आदमी ने एक नजर मुड़कर दूर पड़े हुए इस आदमी की तरफ देखा जिसे वो कांधे पर उठाकर ले आ रहा था, और किंग ने देखा कि वो आदमी दोनों कोहनियों का सहारा लेकर उठकर बैठने की कोशिश में मसरूफ थे। ये किंग है, जाहिर उसके पास लाजमन फार्मूला होगा। इस उठते हुए आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, आप ठीक तो हैं इमरान साहब? इस आदमी ने जिस ताहिर कहा गया था, किंग के जहन में धमाका सा हुआ कि ये जख्मी आदमी जो अब तकरीबन उठकर बैठ चुका था, वो इमरान था जिसका नाम जुराइम की दुनिया के लिए दहशत बन चुका था। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो और किंग से फार्मूला हासिल करो, इमरान ने कहा तो किंग बेइख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। तो तुम हो वो इमरान जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते हैं?
न जाने ये दुनिया किस कदर बुज़दिल हो चुकी है कि वो तुम जैसे चूहे से डरने लग गई है, किंग ने कहका मारते हुए कहा। इमरान को इस हालत में देखकर उसे ना जाने क्यों बेपनाह मुसरत सी महसूस होने लग गई थी। ये गहराई में गिर गया था। इसकी हालत देखकर मैं यही समझा था कि ये मर चुका है और मुझे आपकी और आपके साथियों की फिक्र थी, इसलिए मैं उसे छोड़कर आपकी तरफ चला गया। लेकिन ये ना सिर्फ जिंदा था बल्कि सही सलामत भी नजर आ रहा था। लेकिन ये किंग इंतहाई बुज़दिल आदमी है। इसने बुज़दिलों की तरह मेरी पुश्त पर पत्थर मारा है। मैं समझा था कि स्टालियन एजेंट बहादुर होगा। ताहिर ने बड़े हकारत भरे लहजे में कहा तो किंग के जिस्म में इसका फिक्रा सुनकर जैसे आग सी भड़क उठी। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पहले भी फिर फिसल जाने की वजह से मैं नीचे जा गिरा, वरना मैं तुम जैसे चूहों को तो अपने बूट के नीचे कुचल दिया करता हूं, किंग ने बेख्तियार चीखते हुए लहजे में कहा। झूठ मत बोलो किंग, तुमने ताहिर को इस वक्त पत्थर से कुचलने की कोशिश की जब ये बेहोश पड़ा था। मुझे अचानक होश आ गया और मैंने तुम्हें पत्थर उठाकर ताहिर की तरफ बढ़ते देखा तो मैंने तुम्हारे सीने पर पत्थर मारा था। तुम वाकई बुज़दिल आदमी हो और बुज़दिल आदमी को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है, इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और अब उठकर खड़े होने की कोशिश में मसरूफ था। आप ना उठे इमरान साहब, इस कमीने और बुज़दिल आदमी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ताहिर ने कहा और फिर वो किंग की तरफ मुड़ गया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो किंग तो वो फार्मूला खामोशी से निकाल कर मेरे हवाले कर दो, ताहिर ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा। अभी तो तुम इस इमरान को उठाए अपनी जान बचाने के लिए भागे चले जा रहे थे। इस वक्त तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं आया था, अब कैसे याद आ गया, किंग ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब की जिंदगी 1 करोड़ फार्मूलों से ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं उन्हें उठाकर सड़क पर ले जा रहा था ताकि वहां से किसी सवारी का बंदोबस्त करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उनकी हालत ठीक हो गई है। अब उन्हें फौरी कोई खतरा लाहक नहीं है, इसलिए अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। और सुनो, तुम्हारा साथी तो मारा जा चुका है। अगर तुम जिंदा वापस टालिया जाना चाहते हो तो फार्मूला मेरे हवाले कर दो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी लाश को यहाँ के गिद्ध ही नोच नोच कर खाएंगे, ताहिर ने कहा तो किंग बेइख्तियार कहका मार कर हंस पड़ा। शेर के जबड़ों से शिकार झपटना तुम जैसे गीदड़ों का काम नहीं हुआ करता। अभी चंद लम्हों बाद तुम्हारी ये जुबान हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो जाएगी, किंग ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। सुनो किंग, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ये फार्मूला हमारे मुल्क की मलकियत है, इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम फार्मूले हमारे हवाले कर दो, वरना दूसरी सूरत में तुम वाकई ही मारे जाओगे। जिसे तुम गीदड़ कह रहे हो ये शख्स सुप्रीम फाइटर है, सुप्रीम फाइटर, इमरान ने कहा तो किंग बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दूर से भारी कदमों की दौड़ती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। किंग बेइख्तियार इस तरफ को मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उससे बेइख्तियार उछलकर एक तरफ हटना पड़ा क्योंकि ताहिर ने अचानक उस पर छलांग लगा दी थी। गो किंग ने उसके जिस्म को अपनी तरफ झपटने का एहसास होते ही तेजी से एक तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी का जिस्म भी बिजली की सी तेजी से हवा में ही मुड़ गया और दूसरे लम्हे किंग से पहलू में एक खौफनाक जरब लगी और किंग उछलकर पुश्त के बल एक धमाके से नीचे जा गिरा। वो आदमी जरब लगाकर तेजी से पैरों के बल घूमा। वो शायद उछलकर उसके पहलू में खौफनाक जरब लगाना चाहता था, लेकिन किंग अब संभल गया था। उसने बिजली की सी तेजी से पहले करवट बदल ली और दूसरे लम्हे उसकी टांगें नीम दायरे की सूरत में बिजली की सी तेजी से घूमी और ताहिर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और उछलकर पहलू के बल नीचे जा गिरा। किंग उसके गिरते ही उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो रहा था कि उसी लम्हे ताहिर भी किसी छलावे की तरह खड़ा हो गया। अब वो दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। ताहिर, ये तमाशे का वक्त नहीं है, मेरी हालत ठीक नहीं है, पीछे से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ किंग ने देखा कि वो आदमी ताहिर बजाय उस पर हमला करने की इमरान की बात सुनते ही तेजी से पीछे हटने लगा। शायद वो इमरान की तबीयत खराब होने का सुनकर घबरा गया था। उसके पीछे हटते ही किंग ने मौका गनीमत समझा और बिजली की सी तेजी पर उस पर छलांग लगा दी। उसका खुला हुआ बाजू इस आदमी के करीब पहुंचते ही तेजी से सिमटा और किंग जानता था कि जैसे ही उसकी खड़ी हथेली की खौफनाक जरब इस आदमी की गर्दन पर पड़ेगी, इस आदमी की रूह कफस अनसनी से परवास कर जाएगी। ये उसका खौफनाक तरीन हरबा था जो आज तक खाली ना किया था, क्योंकि मुकाबिल उसके जिस्म को सीधा अपनी तरफ आता देखकर तेजी से साइड पर हटा था और इसकी वजह से उसके खुले बाजू के बजाय उसके जिस्म तक ही महदूद रहती थी। इस तरह वो खुद ब खुद उसके बाजों की जरब की रेंज में आ जाता और वही हुआ। ताहिर उसकी छलांग लगाते ही बिजली किसी तेजी से उसके हमला से बचने के लिए साइड पर उछला और ऐन उसी लम्हे किंग ने अपना खुला हुआ बाजू पूरी कुव्वत से समेटा। लेकिन दूसरे लम्हे किंग का दिमाग एक लम्हे के लिए सुनसा हो गया, क्योंकि ताहिर ने साइड पर होते ही यकलख्त अपना बाजू किसी गिड्स की तरह आगे की तरफ किया था और ऐन उसी लम्हे किंग का बाजू सिमटा था और फिर उससे पहले कि किंग का बाजू पूरी तरह घूमकर उस तक पहुंचता, उसके गिड्स की तरह बढ़ते हुए बाज का मुक्का उसके
बगल में पूरी कुवत से पड़ा और किंग मुंह के बल चीखता हुआ नीचे गिर गया। उसका बाजू घूमकर ज़रब लगाने की बजाय यकलक ढीला होकर नीचे गिरा ही था कि ताहिर का घूमता हुआ दूसरा बाजू पूरी कुवत से उसकी कनपट्टी के करीब आया और उससे यूं महसूस हुआ कि बगल में लगने वाले मुक्के के साथ ही उसकी कनपट्टी पर भी भरपूर मुक्का पड़ा था। हालांकि कुदरती तौर पर इन दोनों ज़रबों में बहरहाल कुछ वक्फा था, लेकिन ये सब कुछ इस कदर तेज रफ्तारी से हुआ था कि उसके सहन और जिस्म को दोनों धमाके बैक वक्त महसूस हुए थे और इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी और वो उछलकर पहलू के बल नीचे गिरने ही लगा था कि ताहिर ने यकलक दोनों हाथों में से उसकी भारी जिस्म को यूं उठा लिया जैसे वो रबड़ का बना हुआ पुतला हो। और दूसरे लम्हे एक और धमाका हुआ और ये धमाका किंग के जिस्म को ज़मीन से टकराने से हुआ था और किंग को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां बैक वक्त टूट गई हों। इसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन उसके सीने पर यकलक खौफनाक ज़रब लगी। उसके साथ ही इसका सहन तारीकी में जैसे डूबता चला गया। आखिरी एहसास जो इसके जहन में उभरा वो यही था कि ये शख्स वाकई ही सुप्रीम फाइटर है। इसकी तेज फिरती और फिर खौफनाक और जची तुली ज़रबें किंग जैसे आदमी के लिए भी खौफनाक साबित हुई थी और किंग उसके मुकाबले में इस तरह मार खा गया था जैसे वो इंतहाई अनाड़ी आदमी हो। हालांकि किंग को अपने मुतलिक हमेशा ये जाम था कि मार्शल आर्ट में उसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज सहन तारीख होने से पहले उसके सहन में आखिरी एहसास यही हुआ था कि वो इस आदमी ताहिर के मुकाबले वाकई ही अनाड़ी है और उसके साथ ही उसके तमाम एहसासात फना की घाट में उतरते चले गए। ताहिर जब इमरान को कांधे पर उठाकर चला गया तो टाइगर ने उठकर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी। उसके साथ ही तौसीफ ने भी उठने की कोशिश की और फिर वो दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर आखिर उठकर खड़े हो गए। उठकर खड़ा होने में तौसीफ के पेट पर शदीद खिंचाव सा महसूस हुआ। उसे एक लम्हे के लिए तो यही महसूस हुआ जैसे उसकी रूह की तारें खिंच गई हों और वो दिमाग पर स्याह चमगादड़ सी बार बार झपटने लगी हो, लेकिन फिर उसने होठ भींचकर अपने आप को संभालने की कोशिश की और चंद लम्हों बाद वो लंबे लंबे सांस लेता हुआ सीधा खड़ा हो गया। लेकिन टाइगर ने दोनों हाथ उसके कांधों पर रखे हुए थे। टाइगर का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक हो रहा था। तुम मेरी टांग की हड्डी टूट गई है शायद, टाइगर के मुंह से निकला और वापस नीचे गिरने ही लगा था कि तौसीफ ने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश का नतीजा यह निकला कि वो दोनों ही नीचे जा गिरे और दोनों के मुंह से कराही सी निकल गई। तुम अगर सड़क तक जा सकते हो तो चले जाओ तौसीफ, मेरी फिक्र मत करो, टाइगर ने कहा तो तौसीफ जो लेटा हुआ जिस्म में उठने वाली दर्द की तेज लहरों को दबाने के लिए तेजी तेजी से लंबे सांस ले रहा था बेख्तियार हंस पड़ा। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं टाइगर, मेरे पेट में जख्म है तो तुम्हारी टांग जख्मी है, इसलिए हम में से कोई भी अकेला चलकर सड़क तक नहीं पहुंच सकता, हमें एक दूसरे को सहारा देकर सड़क तक पहुंचना पड़ेगा। उठो, हिम्मत करो, मैं अभी उठता हूं, तौसीफ ने कहा और एक बार फिर उसने उठने की कोशिश की और इस बार उसके जिस्म में दर्द के साथ साथ मुसरत की लहरें भी दौड़ने लगी, क्योंकि इस बार वो पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से ना सिर्फ उठकर खड़ा हो गया था बल्कि उसने अपने आप को पूरी तरह संभाल भी लिया था। अब उसे पेट की ईंधन पहले की निस्बत काफ़ी कम महसूस हुई थी और सहन पर भी दबाव पहले से कम था। उठो ना टाइगर, उठकर खड़े हो जाओ, तौसीफ ने कहा और उसके साथ ही उसने सारा जिस्म नीचे झुकाया और उठते ही टाइगर को बाजू में पकड़कर उसे उठने में मदद दी। चंद लम्हों बाद टाइगर भी उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात मौजूद थे, लेकिन बहरहाल तासुरात पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कम थे। टाइगर दाईं टांग के सहारे खड़ा था और जबकि उसकी बाईं टांग ढीली सी हो रही थी। इस टांग पर दबाव डालकर देखो, हो सकता है हड्डी ना टूटी हो और जख्मों की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो। तौसीफ ने उसे मजीद सहारा देते हुए कहा तो टाइगर ने आहिस्ता आहिस्ता बाईं टांग पर जोर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसकी टांग सीधी हो चुकी थी। गो टाइगर के चेहरे पर मजीद तकलीफ के तासुरात उभर आए थे और उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से पसीने से भीग गया था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आंखों में मुसरत चमक उभर आई थी। ये वाकई ही नहीं टूटी, ये ठीक है, इस टांग पर जख्म ज्यादा है इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। टाइगर ने तकलीफ की शिद्दत के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, चलने की कोशिश करो, मेरा सहारा लेकर चलो, तौसीफ ने कहा। तुम खुद भी जख्मी हो, टाइगर ने कहा। नहीं, अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर चुका हूँ, ताहिर साहब ने जख्म साफ करके बैंडेज कर दी है, इसलिए अब सिर्फ दर्द और खून बह जाने की वजह से कमजोरी है, खतरे वाली कोई बात नहीं, तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर ने आहिस्ता चलने की कोशिश की। पहले पहल तो वो लड़खड़ाया और उसके मुंह से कराही सी निकली, लेकिन तौसीफ ने उसे सहारा दे रखा था और थोड़ी दूर तक ना टाइगर भी अपने आप को पूरी तरह संभाल लेने में कामयाब हो गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने में कामयाब हो गया था। खुदा का शुक्र है हड्डियां सलामत है, सिर्फ जख्म है।
आओ अब चलें, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और तौसीफ ने असबाब में सर हिला दिया और फिर वो एक दूसरे का सहारा लिए इस तरफ को बढ़ने लगे जिधर ताहिर इमरान को लेकर गया था। थोड़ी देर तक चलने के बाद इनके जिस्म पर कदरे गर्म हो गए तो तकलीफ का एहसास पहले की निस्बत बेहद कम हो गया और अब वो पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से चल रहे थे और इनके चलने की रफ्तार भी तेज़ हो गई थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें दूर से किसी ऐसे धमाके की आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई इंसान गिरा हो। इधर कौन हो सकता है, कहीं ताहिर साहब ना हो, तौसीफ ने कहा। ओह जल्दी चलो, मेरी छठी हिस खतरे का अलार्म तो क्या सायरन बजाने लग गई है, टाइगर ने कहा और फिर वो चलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगे। चूंकि वो दोनों ही जख्मी थे इसलिए उनकी कदम आम अंदाज में ज़मीन पर पड़ने की बजाय इस तरह पड़ रहे थे कि थम थम की हल्की हल्की आवाज़ें पैदा हो रही थी, लेकिन वो पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़े चले जा रहे थे। और फिर जब वो एक चट्टान पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो उस दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार ठटक कर रुक गए। उनके सामने एक अजीब सा मंजर था। एक तरफ इमरान दोनों कोहनियों के बल उठकर बैठा हुआ था जबकि एक लहीम शहीम आदमी और ताहिर एक दूसरे के मुकाबिल पहलवानों की तरह खड़े हुए थे। इस लहीम शहीम आदमी को देखते ही वो दोनों समझ गए कि यही स्टालियन एजेंट किंग है। ताहिर, ये तमाशे का वक्त नहीं है, मेरी हालत ठीक नहीं है। इसी लम्हे इमरान साहब की आवाज़ सुनाई थी। उसके साथ ही जैसे ताहिर जो किंग के बिल्कुल करीब सामने खड़ा था तेजी से पीछे हटने लगा और फिर तौसीफ और टाइगर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं क्योंकि ताहिर के पीछे हटते ही किंग ने इंतहाई माहिराना अंदाज में उस पर छलांग लगा दी। उसका एक बाजू निकला हुआ था और टाइगर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि वो किंग की इस खौफनाक दाव को समझ गया था और उसे यकीन था कि पलक झपकने पर ताहिर इस दाव में फंसकर अगर हलाक नहीं होगा तो बहरहाल बेहोश जरूर हो जाएगा। लेकिन दूसरे लम्हे वो सांस लेना भूल गया क्योंकि ताहिर का रद्द अमल इंतहाई हैरत अंगेज था। उसने किंग समेत बाजुओं को रोकने के लिए इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर उसकी बकल पर मुक्का मारा था। उसके साथ ही उसका दूसरा बाजू भी उठा था और किंग की कनपट्टी पर उसका भरपूर मुक्का पड़ा था और किंग चीखता हुआ उछलकर पहलों के बल नीचे गिरने ही लगा था कि ताहिर के दोनों बाजू और ज्यादा तेजी से हरकत में आए और लहीम शहीम भारी भरकम किंग इसके हाथों पर उठता हुआ एक धमाके से पुश्त की बिल जमीन पर गिरा। किंग ने नीचे गिरकर अपने जिस्म को उठने के लिए समेटने की कोशिश की ही थी कि ताहिर की लात घूमी और किंग का समेटता हुआ जिस्म सीने पर इंतहाई जोरदार सरब खाकर एक झटके से सीधा हुआ और फिर साकित हो गया। टाइगर और तौसीफ दोनों लिए इस कदर फुर्ती तेजी भरपूर ज़रबें और इंतहाई माहिराना दाव एक नई बात थी। ये ताहिर साहब इमरान साहब की डिटो कापी हैं, उनके लड़ने का अंदाज भी बिल्कुल इमरान साहब जैसा ही है। तौसीफ के मुंह से बेइख्तियार निकला और इसी लम्हे ताहिर उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम दोनों तो जख्मी हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, खुदा का शुक्र है, मुझे तुम दोनों की बेहद फिक्र थी, ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कमाल कर दिया ताहिर साहब, आप तो वाकई ही हैरत अंगेज लड़ाका हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। बातें बात बिगड़ना, पहले इस किंग की तलाशी लो। इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो ताहिर तेजी से मुड़ा और फिर जमीन पर बेहोश पड़े हुए किंग की तरफ बढ़ गया जबकि टाइगर और तौसीफ तेजी से इमरान की तरफ बढ़ने लगे। शुक्र है खुदा का कि आपकी हालत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, इन दोनों ने कहा। तुमसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तुम दोनों जिंदा हो, वरना जिस तरह तुम मुझे नजर ना आए थे मैं यही समझा था कि तुम दोनों इकट्ठे ही जन्नत में पहुंच गए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके बगैर जन्नत में जाने का क्या मजा, तौसीफ ने कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब फॉर्मूला मौजूद है, इसी लम्हे ताहिर ने मुड़ते हुए कहा और उसके हाथ में एक फटी हुई सी फाइल थी। मुझे दिखाओ, इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा तो ताहिर ने आगे बढ़कर फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर फाइल उसके हाथ से ले ली और फिर उसे खोलकर देखने लगा। उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। वो तेजी से फाइल देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फाइल बंद कर दी। ठीक है, ये वाकई ही इस कदर कीमती फार्मूला है कि इसके लिए जख्मी होने पर मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर किसका था? क्या किंग हेलीकॉप्टर पर आया था? इमरान ने फाइल बंद करके उसे तह करके अपनी जेब में डालते हुए कहा। वो हेलीकॉप्टर शागुल का था, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। शागुल का? कहाँ है वो? इमरान ने कहा। वो तो हलाक हो चुका है, इस किंग ने उसे हलाक कर दिया है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई अफसोस के तासुरात उभर आए। ओह, क्या वाकई ही? कहाँ है इसकी लाश? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। उठते हुए बुरी तरह लड़खड़ाया तो ताहिर ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। आपकी हालत तो बेहद ख़राब थी और आप उठकर खड़े हो गए। मुझे तो आपकी इस तरह अचानक पूरी तरह होशियार हो जाने पर भी हैरत है, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे मजबूरन इस वक्त होश में आना पड़ गया जब तुमने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
میں نے کب انکار کیا ہے؟ طاہر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ انکار ہی تھا کہ سر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ عمران نے اپنے جسم کا توازن سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ تو میری پشت پر اس کنگ نے پتھر مارا تھا اور چونکہ ایسا اچانک ہوا تھا اس لیے میں خود بھی آپ کے ساتھ نیچے گرا تھا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہرحال تم نے تو مجبوراً ایسا کیا ہوگا، لیکن قدرت کو میری مجبوری اور معذوری پسند نہیں آئی کہ میں مردہ بدستے زندہ کی طرح کسی کے کاندھے پر اٹھا پھرتا رہوں۔ چنانچہ نیچے گرتے ہی میرے ذہن میں جو دھند سی چھائی ہوئی تھی وہ تیزی سے سمٹتی چلی گئی اور میری حالت ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تماشا بند کروں کیونکہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ طاہر نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران نے اسے ایسا کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس وقت تک دماغ پر سے دھند چھٹی تھی لیکن دل کی حالت خاصی دگو دو تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب شاگرد کوئی کارنامہ دکھائے تو استاد کا دل تو خوشی سے پھولتا ہے۔ چنانچہ جس ماہرانہ اور خوبصورت انداز میں تم نے کنگ کو بے حس کیا اسے دیکھ کر سکڑا ہوا دل بھی پھول گیا اور معاملہ درست ہو گیا۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی اس نے چلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ لڑکھڑایا لیکن پھر آہستہ سے وہ چلنے لگ گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی اب خاصی کم ہو چکی تھی۔ عمران صاحب، اس کنگ کے بارے میں آپ نے کوئی حکم نہیں دیا، اچانک خاموش کھڑے توصیف نے کہا۔ تو کیا تم شاہ مدار بننا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب اس محاورے سے ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، لیکن یہ ابھی مرا تو نہیں، صرف بے ہوشی ہے اور کسی بھی وقت ہوش میں بھی آ سکتا ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپریم فائٹر کے ہاتھ لگے ہوئے، اس لیے اس کی بے ہوشی بھی مرنے کے ہی برابر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو طاہر بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی طاہر صاحب بے حد ماہر ہے مارشل آرٹ میں، توصیف نے کہا۔ بے حد تو نہیں ہوں، بس عمران صاحب نے چند داؤ پیچ سکھا دیے ہیں، بلیک زیرو نے بڑے انکسرانہ لہجے میں کہا۔ اب واپس جانے کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا۔ اب آپ ٹھیک ہیں، توصیف اور ٹائیگر بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، اب ہم آسانی سے سڑک تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم سے ہمیں کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کنگ بھی تو جیپ پر آیا تھا، اس کی جیپ کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ اور واقعی یقیناً وہ یہی کہیں قریب ہی موجودگی میں ہوگی، میں دیکھتا ہوں، طاہر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر اس کے خیال کے مطابق سڑک قریب سے گھومتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جیپ سڑک کے راستے ہی ادھر پہنچی ہوگی اور کنگ کے یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ جیپ کہیں قریب ہوگی۔ ٹھہرو، ہم سب ساتھ چلتے ہیں، عمران نے طاہر سے کہا۔ اس کنگ کو تو یہیں چھوڑا جائیں، توصیف نے ایک بار پھر بے ہوش پڑے ہوئے کنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اسے اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، عمران نے کہا۔ او نہیں، اس حالت میں اس جیسے دیوقامت کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ توصیف نے کہا۔ اس کی جیب مل جائے پھر اس کا بھی بندوبست کر لیں گے، عمران نے کہا اور توصیف نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب تیزی سے طاہر کے پیچھے چلنے لگے اور جو ان سے کافی آگے جا کر گہرائی میں اتر گیا تھا۔ عمران صاحب، شاگل زندہ ہے ابھی، اچانک دور سے بلیک زیرو کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، گڈ نیوز، شاگل زندہ ہے، عمران نے اس طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے دشمن کی بجائے اپنا ساتھی کی زندگی کی نوید مل رہی ہو، اور ٹائیگر اور توصیف دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاگل کے زندہ ہونے کی خبر سن کر عمران اور زیادہ تیزی سے چلنے لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا زخمی ہونا ہی بھول گیا ہو، اس کے جسم پر یکلخت کرنٹ سا دوڑ گیا ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کھائی میں پہنچ گئے جہاں شاگل پشت کی بنا پر گرا ہوا تھا۔ اس کی حالت بھی عمران اور توصیف جیسی تھی، اس کا ایک بازو اور کاندھے سے نیچے کا حصے زخمی تھا، گولیاں اس کے جسم میں سے کراس کر گئی تھی اور اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر وہاں تالاب سا بنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا اور سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی، یہ بچ جائے گا اگر اسے پانی پلا دیا جائے، جلدی کرو طاہر، پانی لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہاں سے چشمہ تو کافی دور ہے اور پانی لے آنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، طاہر نے کہا۔ تو پھر اسے اٹھاؤ اور وہاں لے چلو، جلدی کرو، ابھی اس کے بچ جانے کے چانس ہیں، لیکن اگر اسے فوری طور پر پانی نہ ملا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر شاگل کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جہاں چشمہ تھا۔ عمران صاحب، شاگل تو ہمارا اور کنگ سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہماری جگہ یہ ہوتا تو یہ گولی مارنا زیادہ مناسب سمجھتا، توصیف نے کہا تو وہ سب طاہر کے پیچھے چشمے کی طرف ہی بڑھے چلے جا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے توصیف کہ تم نے یہ بات کر کے اپنا وزن میری نظروں میں کم کر دیا ہے، اس وقت شدید زخمی ہے اور مرنے والا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم انسانیت کی سطح سے بھی گر جائیں؟ دشمنی اور لڑائی اصولوں کی ہوتی ہے، انسانیت سے نہیں ہوا کرتی، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو توصیف کے
चेहरे पर यकलख्त शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। मैं शर्मिंदा हूँ इमरान साहब, आप वाकई अजीम इंसान है, तौसीफ ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। इंसान अजीम अपने ख्यालात, किरदार और इंसानी दोस्ती से होता है। इमरान ने इस तरह सर्द लहजे में कहा तो तौसीफ ने बेइख्तियार सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद वो चश्मे के किनारे पर पहुंच गए। जाहिर है शाहगुल को चश्मे के किनारे पर लिटा दिया और फिर उसने दोनों हाथों को मिलाकर प्याला सा बनाया और इसमें पानी भर लिया, जबकि इमरान ने शाहगुल के करीब बैठकर उसके जबड़े भींचकर उसका मुंह खोला और ताहिर ने शाहगुल के मुंह में पानी उंडेलना शुरू कर दिया। अब पानी उसके मुंह और जिस्म पर डालो, इमरान ने हाथ हटाते हुए कहा तो ताहिर ने दोनों हाथों से पानी भर भर कर शाहगुल के चेहरे पर और जख्मों पर तेजी से डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शाहगुल की पलकें थरथराने लगी तो इमरान के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर गए। पानी वाकई कुदरत का अनमोल तोहफा है जो ये काम करता है, वो बड़े से बड़ा टांक भी नहीं दिखा सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ताहिर मुसलसल पानी डालता रहा और चंद लम्हों बाद शाहगुल ने कराहते हुए आंखें खोल दी। अब उसे पानी पिलाओ, अब ये पानी पिएगा, इमरान ने कहा और एक बार फिर उसके जबड़े भींचकर उसका मुंह खोला और ताहिर ने चुल्लुओं में पानी भरकर उसके हलक में डालना शुरू कर दिया। इस पर वाकई शाहगुल इस तरह पानी पीने लगा जैसे वो प्यासा ऊंट पानी पीता है। बस इतना काफ़ी है, अब ये फौरी खतरे से बाहर आ गया है, इमरान ने कहा और हाथ उठाकर वो उठ खड़ा हो गया। ताहिर भी हटकर खड़ा हो गया। शाहगुल लंबे लंबे सांस ले रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह से मुसलसल कराहें निकल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह होश में ना आया था क्योंकि काफ़ी खून बह जाने की वजह से उनकी हालत खासी अबतर हो रही थी। ये तो शायद उसकी ज़िंदगी बागी थी कि वो औंधे मुझ ज़मीन पर पड़ा था, इसलिए उसके ज़ख्मों पर कुछ मिट्टी लग गई थी और इनके किनारे दब जाने की वजह से ज़्यादा खून ना निकला था, वरना तो वो ना जाने कब का मर चुका होता। इमरान ने उसकी नब्ज़ पकड़ी थी, लेकिन जब कुछ देर तक शाहगुल इस कैफियत में रहा तो इमरान ने झुककर उसके सीने पर हाथ रखा और फिर मखसूस अंदाज में उसने इसके दिल की मालिश शुरू कर दी। इस मालिश का असर वाकई ही तेजी से हुआ और शाहगुल इस नीम बेहोशी की हालत से निकलकर पूरी तरह होश में आने लगा। खून की कमी की वजह से दिल पूरी तरह काम नहीं कर रहा, उसे और पानी पिलाओ, इमरान ने कहा तो ताहिर ने एक बार फिर चुल्लुओं में पानी भरकर शाहगुल के हलक में डालना शुरू कर दिया, जबकि इमरान मुसलसल मालिश करने में मसरूफ था और शाहगुल के चेहरे की हालत तेजी से नॉर्मल हो रही थी। बस काफ़ी है, अब ये हमारी कैटेगरी में आ गया है, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। चंद लम्हों बाद ये शाहगुल की आंखें भी शऊर की चमक से बेदार हुई और उसने उठने के लिए बेख्तियार जिस्म को समेटना शुरू कर दिया। उसे उठाकर बिठा दो, इमरान ने कहा तो ताहिर और तौसीफ ने आगे बढ़कर शाहगुल को सहारा दिया और उसे उठाकर बिठा दिया। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि उसे उठाकर खड़ा कर दिया जाए तो यह ज़्यादा जल्दी से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ताहिर ने कहा। इमरान, कहाँ है इमरान? शाहगुल ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, कुछ देर ये बैठ जाने फिर उठाना, वरना ये खड़ा ना हो सकेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो शाहगुल की नजरें इमरान पर इस तरह जम गई जैसे लोहा मकनातीस से चिमक जाता है। तुम इमरान, तुम यहाँ कहाँ? ये तुम्हारे साथी हैं, मगर मैं तो इस किंग की तलाश करने आया था, शाहगुल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा निशाना वाकई ही काबिल-ए-दाद है कि मिसाइल तुमसे किंग की जीप पर मारा और वो लगा हमारी जीप पर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो शाहगुल बेख्तियार उछल पड़ा। उसने खुद ही उठने की कोशिश की तो ताहिर ने झुककर इसका बाजू पकड़ा और उसे उठने में मदद शुरू कर दी। तो वो तुम्हारी जीप थी जिसे मैंने किंग की जीप समझकर मिसाइल से हिट किया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे तो बताया गया था कि पाकिस्तान की 2 मिलिट्री एजेंट इस फाइल के पीछे है, तुम्हारा तो जिक्र भी ना था, वरना मैं कुछ और सोचता, शाहगुल ने होठ चबाते हुए कहा। वो अब उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन चूंकि उसका जिस्म लड़खड़ा रहा था इसलिए ताहिर ने उसे सहारा दे रखा था। फिर जाहिर है तुमने मिसाइल की बजाय जीप पर एटम बम मारना था। बहरहाल तुम्हारा किंग वहाँ बेहोश पड़ा है और मैंने उस लिए गोली नहीं मारी थी कि तुम उससे गिरफ्तार करके कम अज़ कम हुकूमत ऑस्ट्रेलिया से अपने हेलीकॉप्टर के नुकसान का मुआवजा तो तलब कर सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? ओह, मैं समझ गया, तो तुमने इस फार्मूला को हासिल कर लिया होगा। सुनो इमरान, वो फार्मूला हुकूमत काफिरिस्तान की मलकियत है, शाहगुल ने होंठ चबाते हुए कहा। सॉरी शाहगुल, फार्मूला डॉक्टर यूनुस की दरियाफ्त है और डॉक्टर यूनुस पाकिस्तानी था और इसने इस फार्मूले पर तमाम रिसर्च पाकिस्तान में की है और पाकिस्तान ने इस रिसर्च के अखराजात अदा किए हैं, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर यूनुस ने यह फार्मूला हुकूमत काफिरिस्तान को फ़रोख्त कर दिया था, इसलिए अब ये काफिरिस्तान की मलकियत है, शाहगुल ने गुस्सेले लहजे में कहा। जो वजाहत मैंने कर दी है वो काफ़ी है और तुम अब ना सिर्फ होश में आ चुके हो बल्कि अपने कदमों में भी खड़े हो, इसलिए अब हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जानो, किंग जाने और फार्मूला जाने,
आओ साथियों, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ताहिर, तौसीफ और टाइगर भी उसके पीछे चल पड़े। खबरदार, अगर तुम आगे बढ़े, मेरे हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद है और इसमें मैगजीन भी है। शाकुल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान उसके साथ ही तेजी से मुड़े और उसके साथ ही इमरान के होंठ भींच गए, क्योंकि वाकई ही शाकुल के हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। उसे अब अपनी हमाकतों पर अफसोस हो रहा था कि शाकुल की हालत के पेश नज़र उसकी तलाशी लेने का भी ख्याल ना आया। मुझे एहसास हो गया है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रायत कर सकता हूं कि तुम फार्मूला यहाँ रख दो और जिंदा वापस चले जाओ और ज़िंदगी को मेरी तरफ से इनाम समझ लेना। शाकुल ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। इसके चेहरे पर हक इंतहाई सफाकी के तासुरात बनाए थे। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर जेब से फार्मूले वाली फाइल निकाली और उसे एक तरफ मौजूद पत्थर पर रख दिया। Like, comment, share, press the bell icon